2 साल के बाद शोर मचाने के बाद ये रेफरेंस फाइल हुआ, और आज भी ये आके टाइम मांगते हैं और आज भी कहते हैं जी हमें टाइम दिया जाए ताकि हम ये चीज़ें कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकें। तो इससे आपको नैब की कारकर्दगी, नैब के हालात कोर्ट में जजों के सामने पेश होते हैं, और जजों को भी आइडिया हो गया है, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान की दूसरी हाई कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट हों, सबको ये रियलाइज़ हो गया है कि नैब किस किस्म का इदारा है और किस किस्म की ये हरकतें करता है। लोग इनकी वजह से सुसाइड करते हैं, लोग इनकी वजह से मतलब मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, और इतनी हालात ख़राब कर दिए हैं इन्होंने पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया है। बजाय करप्शन के पीछे जाने के, जिसकी पीटीआई गवर्नमेंट ये बात करती है, ये बिजनेसमैनों के पीछे हैं। बिजनेसमैनों को कहते हैं प्ली बार्गेन करें, और बिजनेसमैन परेशान हैं कि ये कब हमारी जान छूटेगी। एक एफआईए है, एक एफबीआर है, एक दूसरे इदारे हैं जो कि उनसे एक सिविलाइज्ड वे में डील करते हैं, और ये एक टिपिकल नार्सिस्ट टाइप इदारा है जो कि आदमी को अरेस्ट कर लेता है विदाउट इवन हैविंग एनी प्रूफ, और उसको फिर अरेस्ट करके फिर कहता है जी हमारे साथ प्ली बार्गेन करें, नहीं तो हम आपको 90 दिन तक डिटेन रखेंगे। फिर एवेंचुअली उस आदमी की बेल होती है। तो ये किस किस्म का इदारा है जो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के लोगों को तबाह कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसका कुछ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ करना चाहिए, बैठ के हमें पार्लियामेंट में इसके बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं तो दिस इदारा विल कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, दिस इदारा विल कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय द बिजनेस ऑफ पाकिस्तान एंड डिस्ट्रॉय द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। और ये कासिम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे वकील हैं, ये भी आपको कुछ बातें बताएंगे आज के केस के बारे में। इसमें आज जो है इट वाज फिक्स्ड फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, लेकिन सलीम साहब की तरफ से एक एप्लीकेशन प्रेजेंट की गई टू द एक्सटेंड दैट कि इस पे चार्ज बनता ही नहीं है। उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए, वो कंक्लूड हुए, और जिसके ऊपर जो बाकी को एक्यूज पर्सन है, ना सिर्फ उन्होंने भी इसी तर्ज की एप्लीकेशन फ़ाइल करने का, और नैब ने इसमें कहा कि हम रिप्लाई फ़ाइल करेंगे। तो बेसिकली अभी ये केस उस स्टेज पे है कि इस पे आया ये नैब इस केस की कॉग्निजेंस ले भी सकता है या नहीं। तो इन प्रोसीडिंग्स के लिए जी, अगर कोई लीगल क्वेश्चंस हों तो मैं रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार। मानवी साहब, आप बताएंगे चेयरमैन नैब के खिलाफ जो जैसे कि आपने बताया कि लोग खुशियाँ भी करते रहे, एक आपने मोमेंटम एक माहौल बनाया था, वो माहौल ठंडा हो गया है, क्या कोई बैकग्राउंड पे मामला गए हो, या फिर जो है चेयरमैन नैब के खिलाफ जो है आप पार्लियामेंट में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, तो मामला था? जी वो बिल्कुल मामलात हैं जी। मेरी खुर्रम जो ऑडिटर जनरल जिन्होंने ख़ुदकुशी की थी, उनके मैं घर गया था, उनकी जो वाइफ हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने भी मुझे ये यकीन दिलाया कि जी जब भी हम ये ह्यूमन राइट्स के पास केस ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास केस ले जाएंगे, वो भी मेरे साथ जाएंगी, जो ब्रिगेडियर मुनीर की वाइफ हैं वो भी मेरे साथ जाएंगी, यूरोपियन यूनियन के पास भी वो जाएंगी, और जो भी और इदारे हैं जो कि ह्यूमन राइट्स केसेस टेकअप करते हैं और कमिटीज़ हैं, वो उनको हम लेके आगे चलेंगे। ये मामला बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ा, क्योंकि हम इलेक्शन प्रोसेस में चले गए, और अभी भी इलेक्शन की कुछ इवेंट्स बाकी हैं जो होने हैं। वंस दी सेनेट कम्स बैक इनटू दी वर्किंग, इंशाल्लाह ये मामला चलेगा आगे, और हम ये चीज़ें टेकअप करेंगे। ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, आप इस गलत फहमी में मत रहें कि नैब के ऊपर हम ठंडे पड़ गए। हम बिल्कुल इसको लेके आगे चलेंगे, और जो लोग जेलों में हैं उनके भी इश्यूज़ लेके आगे चलेंगे, जो लोग फॉल्सली विक्टिमाइज हुए हैं उनके भी इशू हम आगे लेके चलेंगे, और डिफरेंट कमिटीज़ में इनको टेकअप करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ मामला, और नैब पे एवेंचुअली हम लेजिस्लेशन भी करेंगे। बताइएगा कि पीपल्स भुट्टो साहब ने जो है पीडीएम से लाताल्लुकी का जो इलाज कर दिया है, तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए ही इस्तेमाल किया। इस पर थोड़ा सा बताइएगा। दूसरा जो कल मौलाना साहब का कि हम फिर पीपल्स पार्टी के साथ ANP के साथ बैठ के बात करने को तैयार।
دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بات شروع ہوئی شو کاز نوٹس سے. کسی پارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو شو کاز نوٹس دے، کیونکہ یہ جس نے بھی ڈیسائیڈ کیا پی ڈی ایم میں کہ پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیا جائے، اے این پی کو نوٹس دیا جائے، یہ بالکل غلط تھا. جو آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اگر یہی بات یہ اس وقت کرتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی کہ پارٹیاں پی ڈی ایم کو چھوڑ کے جاتی. اور میں سمجھتا ہوں سیاسی پارٹیوں میں اگر کوئی اختلافات آ بھی جائیں تو وہ حل ہو سکتے ہیں بات چیت سے. اور مجھے پوری امید ہے ود مولانا صاحب's ایکسپیرینس in the political history of his party and other parties, میرا خیال یہ ہے کہ he will be able to resolve this issue. پارٹی بیٹھ کے بات کرے گی؟ جی بالکل کرے گی، جی بالکل کرے گی. میں کیا سمجھے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی آپ نے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا پی ڈی ایم ٹوٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اختلافات ہوئے اور ان اختلافات کے ویلڈ ریزنز ہیں. بلاول صاحب کو نوٹس دیا شو کاز، افسندیار ولی صاحب کو نوٹس دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط موو تھی پی ڈی ایم کے عہدیدار کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مولانا صاحب کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، اس کو ریزالو کرنا چاہیے. اور اگر اپالوجی بھی دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جائے گا. اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ اپالوجائز کریں، اس کو ریزالو کریں. نہیں مانی والا صاحب، یہ بتا دیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم صرف ایک ذاتی مفادات کے لیے اکٹھی ہوئی تھی؟ سر میں نہیں سمجھتا ذاتی مفادات ہیں. پی ڈی ایم کا بڑا کلیئر ایجنڈا تھا کہ جی ہم ڈفرینٹ چیزیں کریں گے اس گورنمنٹ کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ وہ کیا غلط کام کر رہے ہیں اور کیا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو. اور میرا خیال ایوری بڈی واز آن دا سیم پیج. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں. مگر ان دیٹ پروسیس اختلافات ہوئے جو کہ ہو سکتے ہیں. جہاں 9 پارٹیاں 11 پارٹیاں بیٹھیں گی تو وہاں اختلاف تو ہو جاتے ہیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں. مگر ایسا نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریزالو نہیں ہو سکتا.